जीभ भी कैसी बावली है कि कुछ भी बोलकर खुद तो मुंह के अंदर चली जाती है, पर जूतियां सिर पर पड़ने लगती है। विराम। शब्दों की मार बहुत तीक्ष्ण भी होती है और बहुत मीठी भी। स्टॉप। एक शब्द महायुद्ध करवा देता है तो दूसरा शब्द ऐसी शीतल फुहारे छोड़ता है कि सारा युद्धो उन्माद शांति में बदल जाता है। स्टॉप। इसीलिए शब्द की महिमा अपरंपार बताई गई है। स्टॉप। कुछ भी बोलने के पहले सोचना जरूरी है, वरना बोलने में तो कुछ नहीं जाता पर नतीजे भयानक हो जाते हैं। स्टॉप। पुराण काल से ही यह सीख बताई जाती रही है, मगर इस पर अमल बहुत कम लोग कर पाते हैं। स्टॉप। सीता यदि राम से स्वर्ण मर्ग ना मांगती तो शायद ना तो उनका हरण होता, ना इतना बड़ा युद्ध। स्टॉप। द्रौपदी यदि दुर्योधन की खिल्ली न उड़ाती कि अंधे के घर अंधा ही पैदा होता है, तो शायद महाभारत ही नहीं होता। स्टॉप। आदमी की जबान ही उसकी सबसे बड़ी शत्रु है और मित्र भी। स्टॉप। पेरा। शब्द अपने नकारात्मक रूप में भी मौजूद है और अपने सकारात्मक रूप में भी। स्टॉप। बस यह तो उसे प्रयोग में लाने वाले पर निर्भर है कि वह उस शब्द का प्रयोग किस मंशा से करता है। स्टॉप। एक ही शब्द कहीं पर मार काट मचा देता है तो कहीं उसका प्रयोग प्यार का प्रतीक बन जाता है। स्टॉप। शब्द की महिमा उसकी युक्ति पर निर्भर करती है कि उसे प्रयोग में कहाँ लाया गया और उस शब्द का प्रयोग किसने किया। स्टॉप। किसी फिल्म में विलन जब उस शब्द का प्रयोग करता है तो दर्शक समझ जाता है कि विलन अब अपने खल रूप में साक्षात उतर आया है, लेकिन जब नायक प्रयोग करता है तो साफ लगता है कि अब कुछ शुभ होगा। स्टॉप। हिटलर और उसके सेनापति भी जीत चाहते थे और मित्र राष्ट्र भी। स्टॉप। दोनों तरफ मार काट थी और युद्धो उन्माद था, मगर हिटलर की तरह जहां तानाशाही थी, वहीं मित्र राष्ट्रों की तरफ विश्व शांति का जज्बा। पर दोनों तरफ से शब्दों की मार समान थी और उनका फलित अलग अलग। शब्दों के जो खिलाड़ी होते हैं वे शब्दों का खूब सोच समझकर ही इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप। बड़े बड़े लेखकों व साहित्यकारों के विचार निश्चित ही प्रभावित करते हैं, मगर उसे यदि शब्दों में महारत नहीं है तो वह साहित्य में भी लोकप्रिय नहीं बन पाएगा, और अगर शब्दों पर उसकी पकड़ है तो लोकप्रियता की सीढ़ियां धड़ाधड़ चढ़ता जाएगा। अंग्रेजी में यदि दक्षता हासिल थी तो हिंदी में सचितानंद हीरानंद अज्ञेय को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है, जिनके शब्द कठिन होते हुए भी सीधे पाठक के मर्म पर चोट करते हैं। स्टॉप। मुंशी प्रेमचंद ने हिंदुस्तानी भाषा और नागरी लिपि को अपनाया, जिसका नतीजा यह निकला कि हिंदी में मुंशी प्रेमचंद उपन्यास और कहानी के प्रतीक बन गए। स्टॉप। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि 20वीं सदी की शुरुआत में लिखना शुरू करने वाले देवकी नंदन खत्री ने अपनी सामान्य बोली जाने वाली भाषा में और किसागो शैली में इतने लोकप्रिय उपन्यास लिख डाले कि असंख्य लोगों ने बस देवकी नंदन खत्री के इन उपन्यासों, खासकर चंद्रकांता व चंद्रकांता समतीत तथा भूतनाथ पढ़ने के लिए ही हिंदी सीखी। स्टॉप।
कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद पर भी बाबू देवकीनंदन खत्री की लोकप्रियता का इतना असर हुआ कि उन्होंने भी हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि में ही लिखने की ठानी। स्टॉप। वरना अपने शुरुआती दौर में मुंशी प्रेमचंद उर्दू में ही लिखते थे। स्टॉप। यह शब्दों व उनके चयन का ही जादू है। स्टॉप। आज भी कबीर अपने फक्कड़पन और सदुकड़ी भाषा व शब्दों के कारण पूरे उत्तर भारत के लोक में समाये हैं। स्टॉप। यही हाल हिंदुस्तान का है। स्टॉप। यद्यपि उन्होंने सद्दुकड़ी भाषा इस्तेमाल नहीं की, पर हर स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चयन के कारण ही वे लोकमानस में समा गए। स्टॉप। जिस वाल्मीकि रामायण को तुलसी के पूर्व सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ पाते थे, उस रामायण से वे लोग भी परिचित हो गए जो तब तक उससे हीन थे। स्टॉप। शब्द जीवंतता प्रदान करते हैं और कथोपकथन भी करते चलते हैं। यह आज से लगभग 500 साल पहले ये दोनों भक्तिकालीन कवि बताए गए थे। स्टॉप। इसी संदर्भ में सूरदास को भी याद कर लेना चाहिए, जिनके शब्द तो चलचित्र की भांति दृश्य सजीव कर देते हैं। उनका एक पद है, अब एक नेत्रहीन कवि इस दृश्य का जब वर्णन करता है तो वह अपने अवचेतन में स्वयं भी शब्द के मार्फत ही अदर फरकाने की क्रिया को देख पाता होगा। शब्द कैसे प्रतिभा को निखारते हैं और चातुर्य का पर्दाफाश कर देते हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण कालिदास के संदर्भ में है। स्टॉप। कालिदास एक बार दरबार से नाखुश होकर अज्ञातवास पर चले गए। अब राजा भोज बड़े परेशान, चारों तरफ ढूंढा, पर कवि कालिदास का कहीं पता नहीं चला। स्टॉप। आखिर में उन्होंने एक उपाय निकाला। स्टॉप। उनके दरबार में धनपाल, दामोदर और शेखर नाम के 3 ब्राह्मण बटुक हुआ करते थे। स्टॉप। इनमें से धनपाल एक ही बार में सुनकर कोई भी श्लोक जस का तस सुना देता था और दामोदर 2 बार सुनने के बाद तथा शेखर 3 बार सुनने के बाद। स्टॉप। राजा भोज ने राजाज्ञा जारी की कि वे हर उस कवि को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देंगे जो वह कविता सुनाए जो उसकी नई कविता हो और उसने उसे कहीं सुनाई ना हो। स्टॉप। सुनाते वक्त राजा भोज अपने दरबार में इन तीनों ब्राह्मण बटुकों को बिठा लेते और दरबार में स्वर्ण मुद्राओं की आकांक्षा लेकर आए कवि से अपनी कविता सुनाने को कहते। स्टॉप। वह जैसे ही सुनाता, उसे सुनते ही धनपाल कहता कि महाराज, यह तो मैंने सुन रखी है, और वह उसकी आवृत्ति कर देता। स्टॉप। दामोदर उसकी हाँ में हाँ कर देता और वह एक बार तो उस कवि से और 2 बार धनपाल के मुंह से सुनकर जस की तस सुना देता। स्टॉप। अब शेखर का नंबर आता तो वह भी कहता कि हाँ महाराज, मैंने भी सुन रखी है, और वह भी उसे सुना देता। स्टॉप। तब राजा भोज कहते हैं कि कवि तुम्हारी कविता नहीं है, इसलिए अब इस पर तो कोई पुरस्कार बनता नहीं। कालिदास ने भी इसे सुना तो उन्होंने एक दरिद्र ब्राह्मण को एक कविता लिखकर दरबार में भेजा और कहा, जाओ, तुम्हें वहां 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। स्टॉप। वह ब्राह्मण दरबार में आया और अपनी कविता सुनाने का आग्रह किया। स्टॉप पैरा। दामोदर, धनपाल और शेखर मुंह
ताकने लगे तथा राजा को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी, परंतु राजा ने धन देकर उस दरिद्र ब्राह्मण से असली कवि का पता ले ही लिया, क्योंकि वे समझ चुके थे कि यह प्रतिभा इस ब्राह्मण में नहीं हो सकती। स्टॉप। कहने का आशय यह कि शब्द उसके असली प्रयोक्ता का भेद भी खोल ही देते हैं। स्टॉप। शब्द का प्रयोग कौन कैसे करता है, यह अनन्यास प्रतिभा नहीं, सायांस ही संभव है। स्टॉप। कहा जाता है कि कूटनीति का सारा खेल शब्द जाल ही है। स्टॉप। राजनेता तो बोलकर चल दिए, चूंकि उन्हें जनता से तालियां पिटवानी होती है, पर कूटनीतिज्ञ उन्हीं शब्दों से खेलकर एक नया ही अर्थ निकाल डालते हैं। स्टॉप। हम अधिक दूर ना जाए। स्टॉप। अभी गत दिनों रूस के उफा में ब्रिक्स देशों की बैठक के दौरान भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मिले। स्टॉप। भारत तो इसीलिए क्योंकि वह ब्रिक्स का सदस्य देश है, और पाकिस्तान इसलिए कि उन्हीं दिनों संघाई सहयोग संगठन से जुड़े देशों की बैठक वहीं पर होनी थी। स्टॉप। भारत के अलावा पाकिस्तान भी उसके देशों में है, इसलिए पाकिस्तान भी वहां पहुंचा। स्टॉप। लगभग 1 साल से जमी बर्फ पिघली और भारत एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच मुलाकात हुई। स्टॉप। मुलाकात की वाहावाही तो खूब हुई, मगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपनी बातों व घोषणाओं का जवाब पाकिस्तानी सेना तथा आईएसआई को भी देना पड़ता। इसलिए मुलाकात और गर्मजोशी तब काफूर हो गई जब पाकिस्तान ने अपने शब्द के गोले फेंकने शुरू कर दिए। पर यह भारतीय कूटनय का कमाल ही था कि अपने शब्दों के जरिए ही उसने तमाम बातें मनवा भी ली, चाहे वह विदेश सचिवों की बैठक का मामला हो अथवा दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मुलाकातों का। फुल स्टॉप।